हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ाएंगे थ्योरी क्लास। ठीक है, आपके जैसे सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि परामर्श यानी कि काउंसलिंग क्या होता है, इसका अर्थ है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखो, परामर्श क्या होता है। अगर आप डॉक्टर से परामर्श लेने जाते हैं, सलाह, आप समझ लीजिए परामर्श का मतलब होता है सलाह। ठीक है, वो सलाह कैसी होनी चाहिए, अगर सलाह जिसे आप सलाह ले रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप समझ लीजिए आप रोगी हैं और डॉक्टर के पास सलाह लेने जा रहे हैं, यानी कि परामर्श करने जा रहे हैं। अब आपको हम बता दें, आप स्टूडेंट के नज़रिए से देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक, तो आपसे बड़ा अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है, आप हाई स्कूल में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, सॉरी 12th क्लास में हैं, तब उससे सलाह लेते कि भैया ये बताइए कि हम आगे क्या पढ़ें, हमारा 12th हो चुका है तो क्या करें। तो आपके क्या हैं, वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, वो आपके काउंसलर हैं। ठीक है, आपकी काउंसलिंग करते हैं, आप उनसे पूछते हैं, आप उनसे सलाह लेते हैं। इसी प्रकार एक रोगी होता है जो डॉक्टर सलाह लेता है या किसी अन्य चिकित्सक से सलाह लेता है, तो वही हमारा परामर्श होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, तकनीकी प्रभावी संचार और उसकी कौशल यानी कि प्रभावी यानी कि एक गुड और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि ये चैप्टर हमारे, देखो ऐसा, देखो यूपी ट्रिपल एससी वाले ने क्या किया है, एक चैप्टर के अंदर कई सारे चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं उन्होंने। परामर्श, देखो परामर्श बोल दिया। अब परामर्श का अर्थ बताओ, आवश्यकता, तकनीक क्या है, प्रभावी संचार यानी कि इफेक्टिव, जो माने मीनिंग होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्किल यानी कि इसका कौशल क्या है, ये सब चीज़ें उसमें क्या हुआ, घुसेड़ दिया। बच्चा कहने को आप देख रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 20 पॉइंट में ख़त्म कर दिया है, लेकिन उस 20 पॉइंट के अंतर्गत क्या है, ये चीज़ आपको भी पढ़ना है। जैसे आप देख रहे होंगे यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें एक सिलेबस देख दिया भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय इतिहास दिया हुआ है। तो भारतीय इतिहास में उसने फिर लिख दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो भी हैं टर्म। ठीक है, तो उसमें कहाँ से बंदा पढ़ेगा, समझ लीजिए। वो एक सिलेबस स्पेसिफाई तो कर दिए हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट पूछेंगे, लेकिन इतना बड़ा, इतना लेंथी सब्जेक्ट कर देते हैं कि आप समझ लीजिए कोई यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक, उसका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, समझिए पीसेस, लोअर पीसेस का पूरा सिलेबस डाल दिए हैं, क्योंकि उसमें कई सारे, जितने उसमें टॉपिक दिए हैं, अगर उतने क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन संख्या पहुंच जाएगी 150। ठीक है, जितने उसमें टॉपिक हैं पेट के सिलेबस में, अगर हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेंगे तो करीब 150 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये आप मान के चलिए। तो कहाँ से पूछेंगे भाई, पूरा पढ़ना है, पर छोड़ना कुछ नहीं है। वैसे भी आपका एग्जाम है, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि कहाँ से पूछ ले कुछ पता नहीं है। इसलिए आप पढ़ते रहिए। अभी आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। आपके पास भाई समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय है, तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पद पड़े हैं वो 226 से 93 पद हैं। और लगभग हम मान चल रहे हैं जो फॉर्म पड़ा होगा टोटल टोटल वो लगभग 50,000 अराउंड होगा। तो आप फाइट कम है, आने वाले दिनों में फ़ाइट ज़्यादा होगी। आप तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिए कि इसी एग्ज़ाम में क्रैक कर जाइए, आपने यदि अगली दीपावली हो, अपने पैसों की हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता और मार्गदर्शन परामर्श करता। मैंने बताया ना, मार्गदर्शन करना ही परामर्श है। आपने भैया से पूछा कि भैया हम इंटर कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, हम आगे क्या पढ़ें, तो आपको सलाह देते हैं, आपका काउंसलिंग करते हैं, आपका वो काउंसलर एज ए काउंसलर होते हैं, तो आपको सलाह देते हैं, वही हमारा परामर्श होता है। निर्देशन के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा है या एक सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं प्रेक्षक के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है। मतलब क्या है, जो परामर्शदाता होता है वो अगर मरीज़ है तो ठीक है, रोगी है तो ठीक है, अगर स्टूडेंट है उसके पास जाता है, उसकी सहायता, शक्ति व सीमाओं के बारे में उसे सही बोध कराते हैं। यानी कि आप भैया से आप पूछें कि भैया हम आगे क्या पढ़ें, तो भैया से आप बताओगे कि हम इंग्लिश में बहुत मजबूत हैं, ठीक है, हमको साइंस बहुत ज़्यादा आता है, तो कहेंगे आप ऐसा करो, आप ये चीज़ कर सकते हो, आपका साइंस बैकग्राउंड मजबूत है तो आप ये कर सकते हो। किसी ने कहा हमारा बायो बहुत मजबूत है, तो उन्होंने कहा बायो में आप क्या कर सकते हैं, कोई मेडिकल लाइन से संबंधित कोर्स कर लो। तो वो क्या है, आपकी शक्ति और पावर का और आपकी दोस्त दोनों जानते हैं, इसलिए वो हिसाब से सलाह देते हैं। परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक है, यानी कि परामर्श अकेले में कभी नहीं दिया जाता है, इसमें 2 लोग भिन्न होते हैं। यानी कि बातचीत आप स्वयं से तो कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करने में 2 लोग जरूर होते हैं। ठीक है, एक परामर्शक, दूसरा परामर्शदाता। दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला जो परामर्शक को अनुभवी, सजग और परिपक्व होना चाहिए, जिसका लाभ प्रत्याशी को मिल सके। यानी कि जो हम जिससे पूछ रहे हैं वो गुड काउंसलर होना चाहिए। अब हमारे भैया हैं, उनकी 2 बार 12th एग्जाम में फेल हो चुके हैं, कई तीसरे टर्म में वो पास भी हो गए, तो उनसे हम क्या पूछेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। तो ऐसा भी है कि जिससे हम परामर्श ले रहे हैं वो सही निर्देशन में है, उसका सही से हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखेंगे परामर्श की परिभाषाएं क्या होती हैं। ये हमारी, ये
अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श की जो परिभाषा है वह क्या है? परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास, यानी कि जो परामर्श है वो प्रक्रिया जो समस्या है हमारी उसका समाधान की सम्मिलित उपाय है। यानी कि बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास, यानी कि रोगी के पास समस्या थी कि डॉक्टर साहब हमको पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसकी समस्या का निदान कर दिया, तो हमारी परामर्श सही साबित हुई। फिर से हमारे रॉबिन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता की जाती है, यानी कि उसकी सहायता होती है। अब नेक्स्ट देखो, ए जे जोन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से भाग नहीं लेता, स्वयं से भाग नहीं लेता, सफल नहीं हो पाता। प्रार्थी की स्वयं की इच्छा से पूरा प्रयोग प्रदान करनी हेतु प्रेरित करती है। यानी कि क्या है? परामर्श प्रक्रिया देखो मैंने बताया विद्यार्थी के टर्म में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया और रोगी के टर्म में भी आपको एग्जांपल दिया। जो आपको सही लगे, जिस हिसाब से आपको समझ में आए उस हिसाब से अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एरिक्सन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है। इसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता हेतु जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की समस्या है, किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, क्योंकि उस क्या है वह व्यक्ति उस समस्या का समाधान कर सकता है और उसकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान है जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। यानी कि आप डॉक्टर रोगी हैं, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार की समाधान है। आप स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो सफल बिजनेसमैन है उससे आप सलाह लेंगे कि हम ऐसा करें तो कैसे क्या होगा। तो क्या ये भी एक परामर्श का तरीका होता है, ये भी परामर्श का एक प्रक्रिया है, ये भी एक परामर्श का चरण है, ये भी एक परामर्श का पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? परामर्श की विशेषताएं क्या हैं? अगर परामर्श की विशेषता क्या होना चाहिए? समस्या परक, यानी कि समस्या परक होना चाहिए। वार्तालाप का स्वरूप, यानी कि उसका जो हम परामर्श किसी से ले रहे हैं तो वहाँ पर बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए? वार्तालाप यानी बातचीत करने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट है थर्ड क्या है? परामर्श का मूल परस्पर विश्वास, यानी कि अगर हम परामर्श ले रहे हैं तो उसका जो मूल, उसका जो जड़ है वो परस्पर विश्वास पर आधारित हो, कहीं झूठी अफेक्ट ना हो। सहायता प्रदान करना, सहायता भी प्रदान की जाए। सौहार्दपूर्ण वातावरण, यानी कि जहाँ पर हम परामर्श कर रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ पर जो वातावरण हो सही होना चाहिए। चिल्ल गुहार वाला नहीं होना चाहिए कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। अधिगम से बातचीत, यानी कि लर्निंग से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्देशन प्रक्रिया का सशक्त अंग, और निर्देशन प्रक्रिया का सशक्त अंग होना चाहिए। प्रजातांत्रिक स्वरूप होना चाहिए। व्यावसायिक आधार होना चाहिए। व्यवसायार्थक, देखो ये आपको ऐसे देखो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कहीं देखने को मिल जाए कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दी हो कि बताओ इसमें से परामर्श की कौन सी विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, 3 उसमें हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता है। तो आप ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। जब एक चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए व्यक्तिगत प्रक्रिया होनी चाहिए। 2 व्यक्तियों के आपसी संपर्क में निर्देशीय प्रक्रिया। परामर्श प्रार्थी केंद्रित, प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो, यानी कि जो प्रार्थी जो परामर्श ले रहा है वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। समस्या समाधान में सहायता और बौद्धिक प्रक्रिया, ये चीज़ें क्या हैं? एक परामर्श की विशेषताएं होती हैं। अब देखो परामर्श की प्रक्रिया क्या है? परामर्श की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक लक्ष्य निर्धारण है। यानी कि परामर्श की जो प्रक्रिया है इसका सबसे, जो परामर्श लेते हैं तो उसका क्या, जब आप किसी से परामर्श लेते हैं तो उसका आपका मोटो क्या रहता है? आपका मोटो ये रहता है कि अगर हम जिस समस्या को लेकर किसी व्यक्ति के पास परामर्श हेतु जाएंगे तो वो समस्या हमारी सॉल्व हो जाए, वही हमारा क्या होता है? परामर्श की प्रक्रिया का लक्ष्य होता है। इन लक्ष्यों को परामर्शदाता, वातावरण एवं समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए परामर्श एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख, यानी कि परामर्श जो हमारा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें 3 ध्रुव होते हैं, 3 पोल होते हैं। देखो कौन कौन से हैं? एक हमारा है लक्ष्य, दूसरा है परामर्शदाता, तीसरा है परामर्श प्रार्थी, यानी कि जो परामर्श ले रहा है। देखो अब इन दोनों के बीच बातचीत होगी। ठीक है, कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि हम, मान लो ये डॉक्टर है, ठीक है, ये पेशेंट है। पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमको पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने उसे मेफ्टाल टेबलेट दे दी। मेफ्टाल टेबलेट जब दे दी तो उसका पेट दर्द कम हो गया या ख़त्म हो गया। तो उसका लक्ष्य क्या था? उसका पेट को, दर्द को ख़त्म करना था। तो दोनों के बीच जो हमारा होगा प्रक्रिया, वही हमारी लक्ष्य, यानी कि परामर्श का मोटो क्या था? परामर्श का मोटो ये था कि उसके पेट में दर्द थी, वो ठीक हो गई। तो यह हुआ, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये हमारी ये हमारा क्या हुआ? उसका परामर्श प्रार्थी था, जो पेशेंट था, उसका लक्ष्य हुआ कि उसका पेट दर्द खत्म हो गया। तो ये हमारे 3 पोल होते हैं, परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी और लक्ष्य। ये हमारी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है?
परामर्श प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं? देखो इसमें अगर परामर्श कोई ले रहा है तो भैया अगर कोई सामान आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके चरण क्या हैं? आप सुबह मान लो किताब पढ़ रहे हो तो किताब पहले खोलोगे, फिर पेज पलटोगे, फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे। तो वैसे भी अगर कोई परामर्श प्रार्थी है, अगर किसी से परामर्श ले रहा है तो उसमें कौन कौन से चरण होते हैं? तो इसमें पहला चरण है प्रार्थी का स्वयं परामर्शदाता के पास सहायता है जाना। अब भाई डॉक्टर अस्पताल में बैठा है और रोगी घर पे है तो उसको परामर्श लेना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। अब तो मोबाइल साधन होता है, ये भी क्या कोरोना में तो हमने देखा था पेशेंट और डॉक्टर वीडियो कॉल पे बात करके अपना दवाई दे देते थे तो ठीक था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मान लो आपको ऑपरेशन करवाना है तो क्या मोबाइल से तो करवा नहीं दोगे, तब तो वहाँ जाओगे ना डॉक्टर के पास। ठीक है, तो ये चरण हो गया। पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना की, यानी कि अगर परामर्श आपको ले रहे हैं तो उसका जो सेशन होगा उसका स्थापना की, आपको कब मीटअप करना है, कब जाना मिलने, इसका आप टाइम निर्धारित करिए। फिर सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना करना, यानी कि दोनों के बीच एक अच्छा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। समस्या का परिचय, यानी कि जो पेशेंट है वो समस्या का परिचय डॉक्टर को अच्छे से दे। समस्या की छानबीन, यानी डॉक्टर क्या करें, वो समस्या की छानबीन अच्छे से करें। फिर है प्रार्थी की समस्या के बारे में उसे अवगत कराना, यानी कि प्रार्थी को किसी प्रकार की समस्या है तो डॉक्टर कहेंगे आज तुमको खांसी आ रही तो आप दही नहीं खाएंगे, आप ठंडी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो क्या हुआ वो सामान से अवगत कराएगा। फिर समस्या समाधान की प्रस्तुति, यानी कि जो भी समस्या है उसका समाधान की प्रस्तुति करेगा। नेक्स्ट है परिणाम का मूल्यांकन, यानी कि जो भी परिणाम निकलेगा उसका मूल्यांकन करेगा कि आपको कल खांसी ज़्यादा आ रही थी आज कम आई, तो क्या हुआ, मूल्यांकन किया। फिर परामर्श संवाद का समापन, यानी कि आप सबके बातचीत कर लिए तो वहाँ पर उसके जो आपके पास दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा, यानी कि परामर्श संवाद होगा, उसका समापन होगा। फिर अनुवर्ती सेवा प्रवर्धन, यानी कि जो आपके पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती जानती हो, अनुवर्ती मतलब पहले और पूर्व मतलब बाद, तो सेवाएं प्रबंध होंगी। फिर अपेक्षित परिवर्तन, जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा वो आपके परामर्श के एक चरण में, सबसे लास्ट चरण में ये आता है। फिर देखेंगे परामर्श प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं। देखो तत्व भैया इसमें क्या है, ये हो गया आपका परामर्श, जो मदद चाह रहा है, जो मदद देने में सक्षम या प्रशिक्षित हो, जो मदद देने में इच्छुक है। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें मदद लेने की अनुमति हो, ये हमारे क्या होते हैं, परामर्श प्रक्रिया की आवश्यक तत्व होती हैं। आप इसको 4 पॉइंट में लिख लीजिए। पहला लिख दीजिए जो मदद देने में सक्षम या प्रशिक्षित हो, दूसरा जो मदद देने में इच्छुक हो, तीसरा है ऐसी स्थिति जिसमें मदद लेने देने की अनुमति हो, और चौथा जो मदद देना चाह रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप भैया से पूछे, भैया आपको गलती बता दिए कि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती थी लेकिन उन्होंने मैथ, आपको ग्रेजुएशन में हाई स्कूल में आपको बायोलॉजी अच्छी लगती थी लेकिन उन्होंने 12th में आपको मैथ दिलवा दी, अब आपके मैथ भी फेल हो गए, तो क्या भैया आपकी मदद करने लायक हों, ठीक, उनके अंदर इच्छा ना हो, वो चाहते हों आपका भला हो। ऐसा नहीं है कि जो मदद आप जिससे परामर्श ले रहे हैं वो अच्छा आदमी नहीं है, आपको गलत राह दिखा दिया तो आप क्या है, भटक जाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो जो परामर्श दे रहा है उसका नेचर अच्छा होना चाहिए और सही मार्गदर्शन करे, ठीक है, उल्टा सीधा ना करे जिससे आप क्या हैं, परेशान हो जाएं। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं। अब देखेंगे परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता व प्रार्थी समस्या समाधान हेतु लक्ष्य निर्धारित करके एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। विलियम एवं डार्ले ने परामर्श प्रक्रिया के निम्न चरणों का उल्लेख किया है। विलियम और डार्ले, ठीक है। विश्लेषण, पहला जो चरण है वो हमारा है विश्लेषण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि प्रार्थी का अध्ययन किया जा सके। दूसरा है संश्लेषण, इस चरण में एकत्रित की गई सूचनाओं को संगठित या एकत्रित किया जाता है, यानी संश्लेषण जो है इसमें इस चरण में क्या है, सूचनाओं और संगठित को एकत्रित किया जाता है, इस सेकंड चरण में होता है। नेक्स्ट चरण क्या है, निदान, अगर समस्या होगा तो उसका निदान होगा। इस चरण में समस्या के कारणों का निरीक्षण करके कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि कौन सा कारण था और उस कारण का निष्कर्ष निकालेंगे, उसका निदान करेंगे, चाहे जैसे भी करें। नेक्स्ट आना है पूर्व अनुमान। अब पूर्व अनुमान क्या है, उसका पूर्व अनुमान भी करेंगे। निदान के उपयोग के बारे में कथन देने के पूर्व अनुमान कहा जाता है, यानी कि निदान के उपयोग के बारे में कथन देने के पूर्व अनुमान कहा जाता है, यानी कि कथन देने के पूर्व पूर्वानुमान कहा जाता है, वही पूर्वानुमान हो गया। लोग क्या करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान करते हैं कि हाँ जो हमारे विदर्भ वैज्ञानिक होते हैं, मौसम संबंधी बीमार वैज्ञानिक होते हैं, वो मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, ठीक है, वरना उन पर किसान केस कर दे कि वैज्ञानिक ने बताया था कि कल बारिश हुई होगी, बारिश ही नहीं हुई, तो क्या होगा, किसान उन पर केस कर देगा। इसीलिए जब हमारी मौसम की न्यूज़ आती है तो उसके आगे लिखा होता है पूर्वानुमान, यानी कि केवल अनुमान लगाया जा सकता है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमारा परामर्श। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा विजिबिलिटी का इशू हो सकता है लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे समझिए। परामर्शदाता, पांचवा चरण क्या है, परामर्शदाता और प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस चरण में लिखा जाता है, यानी कि परामर्श द्वारा प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे प्रार्थी द्वारा, यानी कि रोगी के द्वारा, वो इस परामर्श में होंगे। नेक्स्ट है अनुवर्ती सेवाएं। परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन में
प्रार्थी की सहायता करने के प्रयास इस चरण में शामिल रहते हैं, यानी कि जो सेवाएं होती हैं इस चरण में शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत क्या होते हैं। परामर्श की प्रक्रिया एवं निश्चित सिद्धांत पर आधारित है। मैकेनियल और सेक्टल ने इन सिद्धांतों का निम्नलिखित रूप में चर्चा की है। मैकेनियल और सेक्टर साहब ने। अब देखेंगे इसमें क्या है। पहला जो हमारा है स्वीकृति का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रार्थी के पूरे व्यक्तित्व को समझा जाता है और उसके अधिकारों का पूरा सम्मान दिया जाता है और प्रार्थी की भावनाओं को स्वीकार कर सही दिशा दी जाती है, यानी कि जो प्रार्थी है उसकी भावनाओं को समझा जाता है और उसे सही दिशा देने का काम किया जाता है। दूसरा है सम्मान का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें प्रार्थी को विचारों व समस्याओं को स्वीकृति दी जाती है और उससे पूर्ण आदर किया जाता है, यानी कि जो प्रार्थी के विचार हैं समस्याएँ हैं वो परामर्श जो दाता है वो अच्छे से सुनेगा, उस पर विचार करेगा और उसका पूर्ण आदर करेगा। ऐसा नहीं है कि डांट के भगा देगा रोगी को, डॉक्टर डांट के भगाएंगे नहीं, उसकी समस्या को सुनेगा और उसका निदान करेगा। नेक्स्ट है सौदेश्यता का सिद्धांत। इसमें क्या है, उसका संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया का सौदेश्य होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए। फिर है उपयुक्तता का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रार्थी को ऐसा अनुभव हो जाए कि परामर्श प्रक्रिया पूरी तरह से उसके लिए उपयुक्त है, यानी कि डॉक्टर है जो परामर्श दे रहा है और रोगी परामर्श ले रहा है तो रोगी को ये क्या होनी चाहिए, एक शंका नाम की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसका फुल आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो सही बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सह संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है, परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रार्थी के विचारों और भावनाओं के साथ सह संबंध बनाने का प्रयास करता है और उसके साथ तारतम्यता बनाकर चलता है, यानी कि दोनों के बीच अच्छी से तारतम्यता यानी कि गुड कम्युनिकेशन चलता है। लचीलेपन का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, वह प्रार्थी की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित की जाती है, यानी कि अगर परामर्श है, ठीक है, कोई परामर्श प्रार्थी है, अगर परामर्शदाता से सलाह ले रहा है तो कोई बात छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। टोटली पूरी खुली किताब जैसा होना चाहिए, चाहे जहाँ से पढ़ लो। ठीक है, कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का रोग है और डॉक्टर छिपाएंगे तो डॉक्टर जान नहीं पाएगा, तो उस प्रकार की दवा नहीं दे पाएगा, तो आप क्या होंगे, सही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लोकतंत्र या आदर्श का सिद्धांत। इसमें क्या है, संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया लोकतांत्रिक आदर्शों से संचालित होती है। इसमें व्यक्ति भिन्नताओं का सम्मान करते हुए सभी के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है, यानी कि सभी के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। अब देखेंगे परामर्श की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। हमारा है मौन धारण, ये विधि हो गई, स्वीकृति हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, स्पष्टीकरण हो गया, मान्यता हो गई, विश्लेषण हो गया, विवेचना हो गई, प्रत्याग और सामान्य दर्शन। ये हमारी परामर्श की विधियाँ होती हैं। ठीक है, परामर्श की विधियाँ होती हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे परामर्श के प्रकार। परामर्श एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो एक कुशल व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी जरूरत आवश्यकता अनुसार तथा योग्यता के अनुसार दी जाती है, यानी कि अगर डॉक्टर है रोगी को परामर्श दे रहा है, ठीक है, और रोगी को पेट दर्द हो रहा है लेकिन डॉक्टर ने उसे सर दर्द की दवा दे दी तो क्या होगा, फ़ायदा नहीं करेगा। तो उसकी ज़रूरत के हिसाब डॉक्टर साहब को दवा लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख देना जो मन में आए। इसमें परामर्श देने वाला एक्सपर्ट होता है तब वह परामर्श समस्याग्रस्त व्यक्ति के मांगने पर देता है, यानी कि जो एक्सपर्ट होंगे वही इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या है, कैसी क्या प्रॉब्लम है, उसका सलूशन निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे परामर्श के प्रकार। इसमें क्या है, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है कि मैंने जहाँ से फ़ोटो ली है वो सही से नहीं आई थी। ठीक है, परामर्श के प्रकार क्या है, एक निर्देशित परामर्श होता है, दूसरा होता है अनिर्देशित परामर्श होता है, तीसरा हमारा होता है समन्वित परामर्श। इसमें क्या है, परामर्शदाता पर आधारित होता है, ये परामर्श प्रार्थी पर आधारित होता है, यानी कि अनिर्देशित इसमें क्या है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के समन्वय पर आधारित हो, यानी कि ये दोनों में कॉमन होता है, ये दोनों के लिए होता है। ये हमारा परामर्श यानी डॉक्टर साहब के लिए, ये पेशेंट के लिए, ये डॉक्टर पेशेंट दोनों के लिए होता है। 3 पार्ट होते हैं, निर्देशित, अनिर्देशित और समन्वित परामर्श। 3 पार्ट होते हैं, निर्देशित में डॉक्टर साहब, अनिर्देशित में रोगी और समन्वित परामर्श में यानी डॉक्टर रोगी दोनों। ठीक है, अब देखेंगे निर्देशित परामर्श होता क्या है। इस परामर्श के मुख्य प्रवर्तक मिनीसोटा, यानी कि निर्देशित परामर्श किसने प्रस्तुत किया था, मिनीसोटा साहब ने। विश्वविद्यालय E.G. विलियमसन हैं। इस विचारधारा को सूचनात्मक और परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है, यानी कि निर्देशित परामर्श को सूचनात्मक परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। ठीक है, विलियमसन के अनुसार निर्देशित परामर्श में तार्किकता एवं प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उसने परामर्श को एक प्रभावकारी संबंध माना है और बल दिया है कि इसमें बहस, विश्लेषण, तर्क वितर्क और आदि सम्मिलित रहता है। इस प्रकार के परामर्श का सिद्धांत विलियम्स ने व्यावसायिक परामर्श से लिया है और बाद में इसका समन्वय शैक्षिक एवं व्यक्ति संबंध से निर्देशित किया गया, यानी पहले उसने क्या किया था, व्यावसायिक में, बाद में शैक्षिक एवं व्यक्ति संबंधी निर्देशन दिया था। अब देखेंगे निर्देशित परामर्श की अवमान्यताएँ क्या हैं।
इस परामर्श का उद्देश्य सेवार्थी के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना, यानी कि निर्देशन में क्या है, व्यक्ति का अधिकतम विकास करना। परामर्श की प्रकृति उपचारात्मक होती है और यह तभी भी उपलब्ध कराई जाती है जब समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि यह तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब समस्या होगी, वरना नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। परामर्श स्वैच्छिक होना चाहिए, प्रार्थी को सम्मान देना चाहिए, ऐसा नहीं डॉक्टर को जो रोगी है उसको डांट पीट के भगा देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। परामर्शदाता की दृष्टि प्रार्थी की समस्याओं तथा व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होना है, यानी कि रोगी को आप दवा दे रहे हैं तो रोगी को कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसकी क्या है, विकास भी हो, इस पर डॉक्टर को ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ विशिष्टताएं होती हैं जिनका विकास समाज में रहकर ही हो सकता है, यानी कि कुछ व्यक्ति की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनका समाज में रहकर ही विकास हो सकता है। अब देखेंगे निर्देशित परामर्श के चरण क्या होते हैं। इस पे चरण क्या होते हैं, विश्लेषण करेंगे, फिर देखो परामर्श करेंगे, फिर अनुवर्तन करेंगे, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर निदान, फिर पूर्वानुमान। ये है हमारे चरण। इन निर्देशित परामर्श के चरण होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निर्देशित परामर्श के लाभ, समय की बचत होती है, समस्या पर बल देता है, बौद्धिक विधि होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि है, यानी कि सामने रहकर ये विधि की जाती है। नेक्स्ट हमारा है रोजमर्रा की समस्याओं के लिए उपयोगी है, मानसिक शारीरिक संवेगात्मक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के लिए लाभदायी है, समस्याओं का शीघ्र हल होता है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उत्तम है, अधिक अस्थायी, यानी कि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रभावपूर्ण होता है, ठीक है, ये प्रभावपूर्ण होती है। अब देखें निर्देशित परामर्श के दोष क्या हैं। परामर्श प्रार्थी की अवहेलना होती है, स्वनिर्देशन का अभाव होता है, परामर्शदाता पर आश्रितता होती है, परामर्श प्रार्थी निष्क्रिय होता है, संवेगात्मक समस्याओं के समाधान में असफल होती है, व्यवहारिक पद की अवहेलना, परामर्शदाता द्वारा पक्षपात, ठीक है, प्रार्थी भविष्य में भी गलतियां कर सकता है, सटीक जानकारी लिए अभाव में गलत परामर्श, प्रार्थी का दृष्टिकोण अविकसित होता है, प्रार्थी को स्वतंत्र नहीं है, स्वविश्लेषण की बुद्धि नहीं। तो इसमें ये टर्म थे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अनिर्देशित परामर्श क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वीडियो हमारी यहीं दिखती है, नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ तक पढ़ेंगे अनिर्देशित परामर्श, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।